हेलो और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ। सितंबर 24 का सेकंड मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन 1 है, विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, फेयरनेस टू टैक्स वुड बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि कितना टैक्स इम्पोज होना चाहिए ये एक सजेशन है। ऑप्शन सी सही है। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स विल फॉल, क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो सस्ता हो चुका है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी demanded remains unchanged as the price falls. As the price changes, the coefficient of price elasticity of demand would be zero. Demand में बिल्कुल change नहीं आ रहा है with respect to change in price. Consumer who is below the personal budget line के नीचे ऑपरेट कर रहे हो तो जितना आप खर्चा कर सकते हो, जितनी आपकी इनकम है, कंपैरेटिवली कम खर्चा कर रहे हो आप। यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑल योर पर्सनल इनकम। ऑप्शन ए सही है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आप लग्जरी गुड में डील कर रहे हो। ऑप्शन बी सही है। अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट for a fall in price of commodity ceteris paribus। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है, से फॉर एग्जांपल कमोडिटी x is on x axis and commodity y is on y axis, तो ये बजट लाइन है और ये टेंजेंसी का पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। इसकी प्राइस गिर गई है। जनरली अगर इनकम इफेक्ट में कांस्टेंट रखो, इनकम इफेक्ट मतलब परचेजिंग पावर इफेक्ट, ठीक है। परचेजिंग पावर मतलब उतने ही पैसे से अब मैं ज्यादा कंजम्पशन कर पाऊंगी। अगर उसको कांस्टेंट रख दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे वर्क करने वाला है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल वर्क इन दिस वे, मतलब जो चीज सस्ती हो गई है, जनरली गेन की यूनिट्स हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो हम गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। और अगर हम गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो गुड बाय का हमको करना पड़ेगा कम, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। वाई का कंजम्पशन कम और एक्स का कंजम्पशन ज्यादा। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो आई एम मूविंग डाउनवर्ड ऑन आई सी। मूवमेंट इज देयर ऑन आईसी एंड कैसा मूवमेंट है? डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, जिसमें गेन होता है वो यूनिट्स हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जिसकी प्राइस गिरेगी जनरली उनका कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा, उसमें गेन हो रहा होगा। दैट इज माई करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। एमआरटीएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है। मतलब कितना कैपिटल आप कुर्बान करोगे फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ये दिया जाता है एज 2। एमआरटीएस अगर 2 है तो मतलब बेसिकली चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर 2 है, इसके हिसाब से ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, राइट। और अगर ये 2 है तो एमआरटीएस का एक और फॉर्मूला हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर ये 2 है तो एमपी के अपॉन एमपीएल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली रिलेटेड होगा एमपी के अपॉन एमपीएल से, राइट। तो 1/2 विल गिव अस 0.5। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लो प्लीज। यू शुड डू इट 0.5। अ गुड क्वेश्चन अगेन। एमसी कर्व रीचेस द मिनिमम पॉइंट बिफोर एबीसी कर्व एंड एसी कर्व, ये तो बिल्कुल सही है यार। हमेशा मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पहले ही आ जाएगा एसी और एबीसी के कंपैरिजन में। इन एडिशन द एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एबीसी एंड एसी कर्व एट देयर लोएस्ट पॉइंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। एबीसी और एसी को उसके मिनिमम पे टच करेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। दीज आर ऑलवेज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट द शटडाउन पॉइंट प्राइस मतलब एआर इज इक्वल टू एबीसी, टीआर इज इक्वल टू टीवीसी, ये भी सही है। देन टोटल लॉसेस टीएफसी के बराबर है, सारे स्टेटमेंट सही है। दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन डी। मोनोपोलिस्ट को लॉस हो रहे हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा? ही कैन गो आउट ऑफ द बिजनेस, ही कैन स्टे इन द बिजनेस, ही कैन अचीव ब्रेक इवन, कुछ भी पॉसिबल है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। इन मोनोपोलिस्टिक competition we have many sellers जो differentiated products बेच रहे हैं, that is why correct is option D। चेम्बरलेन और किंग डिमांड कर्व आइडियोलॉजीज में दोनों में ही इंटरडिपेंडेंस होता है, फर्म्स कल्यूट नहीं करती हैं, प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस रिजिडिटी उनका फीचर है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज डी ऑल ऑफ द अबव। हु गेव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी? करेक्ट इज पीगू। पीगू ने 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं। इफ अ गुड हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, तो बेटा कैसा डिमांड है? डिमांड विल बी इट विल बी कंसिडर्ड इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक है डिमांड, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है क्योंकि इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज विद अ चेंज इन इनकम। ऑप्शन बी सही है। If the following factors does not influence supply, बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट सब इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस सही होगा, वो डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है ना कि सप्लाई पे।
मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन बी सही है। रिसेशन के ड्यूरेशन में प्राइसेस जनरली कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती नहीं है। सी है डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर ए और सी दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा तो वी आर गोइंग विद ऑप्शन सी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन ए। Which of the following policy measures is typically used by central bank to manage the business cycle? बेटा मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक आरबीआई मनी पॉलिसी बनाता है, रेगुलेट करता है। Which of the following is a lagging economic indicator? Unemployment rate directly given in your module। अगर इलास्टिसिटी 3 देके रखी है, ईडी 3 है, तो प्राइस अगर 1% से गिरती है तो डिमांड 3% से बढ़ जाएगी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। प्राइस अगर 1% से गिरेगी, सॉरी बढ़ेगी, तो डिमांड 3% से गिर जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। इनवर्स रिलेशन है और डिमांड में थ्री टाइम्स चेंज आना चाहिए इन कंपैरिजन टू प्राइस। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, करेक्ट इज ऑप्शन सी। डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। अगर डिमांड इलास्टिक है और ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसकी प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, प्राइस बढ़ने पे डिमांड तुरंत कम हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इनटू प्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। Which of the following is not a reason for operation of increasing returns to a factor? Better utilization of fixed factor, ये तो सही है। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, तो ये डीआरएफ का रीजन होगा, आईआरएफ का एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओके, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन? एंड इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, आप फिक्स फैक्टर को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, ये भी डीआरएफ का रीजन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन होना चाहिए of operation of increasing returns to factor? You should correct this question. It will result into better utilization of fixed factor, क्योंकि ये बाकी सारे ही डीआरएफ के रीजन से ज्यादा क्लोज जा रहे हैं। और एफिशिएंसी तो हम मानते हैं यार कि वेरिएबल फैक्टर की चेंज ही नहीं होती है, सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैव सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब द बेटर पॉइंट शुड बी डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। करेक्ट शुड बी ऑप्शन ए। जैसे जैसे हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हैं फिक्स फैक्टर पे, तो इट रिजल्ट्स इनटू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी उसके मैक्सिमम पे होता है। कॉस्ट फंक्शन फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन हो सकता है, दोनों ही है ऑप्शन में। वी आर करेंटली गोइंग विद ऑप्शन बी। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इन मोनोपोली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओलिगोपोली के केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइप के डिमांड कर्व दिए हैं। कमोडिटी मार्केट में एक्सेस डिमांड कब होगा? जब इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, तब इट विल रिजल्ट इनटू एक्सेस डिमांड। मार्केट प्राइस कम होगी तभी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे। क्वेश्चन 29 है, फ्यू बिग सेलर्स कौन से मार्केट में होंगे? ओलिगोपोली में। द कॉस्ट कर्व व्हिच इज इन्वर्टेड एस इन शेप, टीपीसी इज इन्वर्टेड एस, ऑप्शन सी सही है। फिजिकल डेफिसिट कैन बी रेमेडीड बाय, यू नो, अगर फिजिकल डेफिसिट है तो या तो आपको पैसे बोरो करने पड़ेंगे या प्रिंट करनी पड़ेगी करेंसी, तो ऑप्शन सी सही है, बोथ एंड बी कैन बी अप्लाइड। द कॉस्ट विच कैन नेवर बी जीरो, बेटा सप्लीमेंट्री या फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, भले ही प्रोडक्शन क्यों ना रोको। डिमांड कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? बिकॉज फर्म्स इन दिस मार्केट आर प्राइस टेकर्स, वो अपनी प्राइसेस खुद नहीं डिसाइड कर पाती हैं। कौन सी इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी? बेटा कोई सी भी इकोनॉमी कभी भी प्योरली सोशलिस्टिक आज की तारीख में नहीं हो सकती है, हमेशा उसमें मिक्स्ड वर्जन आएगा। हॉटरे ने बोला था कि ट्रेड साइकिल कंप्लीटली मॉनेटरी फिनोमेना है। डायनामिक फेयर चार्ज बाय इंडियन रेलवेज किसका एग्जाम्पल है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का। सीनियर सिटीजन से कम चार्ज होते हैं और चिल्ड्रन से भी कम चार्ज किया जाता है फेयर, दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन बी। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, फर्म एंड इंडस्ट्री सेम होते हैं, मोनोपोली में ऑप्शन सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट व्हिच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस, ओके। असर्शन दिया है आइसोकॉस्ट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज दो फैक्टर्स या इनपुट्स के बीच में कांस्टेंट होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, दोनों फैक्टर्स की प्राइस हम मान लेते हैं कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वो स्ट्रेट लाइन होता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी सही है। इफ इंक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग एयर फेयर्स, प्राइस बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब टोटल खर्चा बढ़ रहा है,
प्राइस कम होने की वजह से टोटल खर्चा कम हो रहा है, तो बेटा इनइलास्टिक डिमांड है 0 से ज्यादा 1 से कम। ऑप्शन बी सही है। वेलफेयर प्रोपोजिशन से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न रहता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय लैगिंग इंडिकेटर, ऑप्शन ई सही है। देन कमिंग ऑन टू 44, कलेक्टिवली पीक एंड ट्रफ को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स, ऑप्शन ए सही है। ओलिगोपोली के फर्म्स में कोल्यूड इन ऑर्डर टू, क्यों कोल्यूड करती है यार फर्म्स? कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहती हैं फर्म्स, उनकी प्राइस बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है, टू रेज देयर प्राइसेस दैट दे ऑफर फॉर गुड्स। समटाइम्स बिजनेस फर्म्स spend considerable time, energy and efforts in analyzing dash for their products। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट की डिमांड असेस करना। बिना डिमांड असेस किए आप कॉस्ट, फाइनेंस, प्रोडक्शन कुछ भी असेस नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन सी। बाय वे ऑफ ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर टेंड्स टू, क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है कंज्यूमर यार? एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ऑप्शन डी। इकोनॉमिक्स economics concept of demand is dash as is not the same thing as desire need। ये सेम क्वेश्चन पहले के मॉक टेस्ट पेपर में भी आ चुका है। डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू वेज रेट, अरे यार अब ये है ना, मतलब ये दोनों ही टाइप का डिमांड जो है ये डिराइव डिमांड डिमांड होना चाहिए वैसे तो। अ, अगर आपने लेबर को डिमांड किया है वेज रेट देकर तो बेसिकली इट्स अ डिराइव डिमांड, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो लेबर डिमांड कर रहे होगे। और डिमांड फॉर द सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स where the labor enters एज एन इनपुट। यार कोई मशीन इंस्टॉल करो, इसकी जगह आप लेबर को रख लो, तो वो भी डिराइव डिमांड ही है ना। फाइनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड डिराइव होता है, लेकिन हमारे पास डिराइव डिमांड जैसा ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वी आर गोइंग विद ऑप्शन बी, कि जब आप लेबर खरीद रहे हो अगेंस्ट मनी तो डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि डायरेक्टली यूज होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड या प्लांट एंड मशीन के बदले में जब लेबर ले रहे हो, दैट इज अ डिराइव डिमांड, कि किसी चीज को बनाने के लिए। हालांकि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट इन चार में से अगर एक को चूज करना पड़े तो बी को चूज करना पड़ेगा। असर्शन देके रखा है, इन शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली इन स्टेज टू ऑफ प्रोडक्शन। In short run, a producer operates in only a second stage of law of diminishing returns when average product of variable factor is declining। स्टेज टू में क्या होगा? जनरली यार कोई भी प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में स्टेज टू मतलब डीआरएफ पे ऑपरेट कर रहा होता है, जहाँ पे एपी गिर रहा है, लेकिन फाइनली टीपी उसके मैक्सिमम पे पहुंचता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। स्टेज वन और थ्री में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली नेगेटिव। बेटा यू नो मतलब नेगेटिव एमपी फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है, एंड दैट इज वाई रीजन गलत है। is true, but R is false। थर्ड स्टेज में MP नेगेटिव होता है, but not in stage वन। Which of the following group have inelastic demand? Necessity का demand inelastic होता है। School salt, school uniform salt and medicine, option C सही है। अगर प्राइस बढ़ गई है कमोडिटी की 12% से और इलास्टिसिटी देके रखी है 0.63, प्राइस बढ़ने पे जनरली टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी by a consumer will increase, option B सही है। Consumers' preferences are monotonic if and only if between two bundles the consumer prefers the bundle which has, कौन से बंडल को प्रेफर करेगा कंज्यूमर? बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। बेटा ऐसे बंडल को जिसमें एप्पल और मैंगो 10-10 हैं और दूसरे बंडल में एप्पल 10 है और मैंगो 15 है, तो वील प्रेफर ऑप्शन बी सेकंड बंडल। वाई? क्योंकि पहला गुड कम नहीं होना चाहिए और एक गुड बढ़ जाना चाहिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन डी। ड्यूरिंग लॉकडाउन due to COVID-19, a consumer finds the vegetable vendors selling vegetables in the street have raised the prices of vegetables than the usual prices। He will buy it। बेटा एक तो ये समझ लो कि वेजिटेबल इज अ जेनेरिक टर्म, जेनेरिक टर्म को यूज कर लिया तो वेजिटेबल का डिमांड जनरली इनइलास्टिक होगा। क्यों इनइलास्टिक होगा? क्योंकि आप अगर बोल देते कि पटाटो का डिमांड कैसा होगा, टमाटोज का कैसा होगा, तो वो इलास्टिक हो सकता है, उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। वेजिटेबल के वी डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट, राइट? तो दैट इज व्हाई जनरली जेनेरिक वर्ड्स के साथ इनइलास्टिक डिमांड होता है, एंड दैट्स व्हाई द कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल। करेक्ट इज ऑप्शन
A good question again. In this figure, you are given DD as the demand curve. ये वाला जो slant line है demand curve है. R पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये पूरा जो एरिया शेड क्या हुआ है ये क्या बता रहा है बेटा? ये एरिया बता रहा है प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब टोटल खर्चा है, टोटल रेवेन्यू. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेटमेंट अंडर एफआरबीएम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, डेट स्टेटमेंट, ये तीनों ही जरूरी होते हैं. इनमें से कोई सा भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो मैंडेटरी नहीं है. D is correct, none of the above. Secular period को very long period कहा जाता है. An industry comprised of a very large number of sellers producing standardized product. बेटा उसे pure competition या perfect competition बोलते हैं. Option A सही है. Cost incurred which has no relevance in future planning. sunk cost बोला जाता है. इसको consider नहीं करते हम decision making में. Being dash utility varies with different persons. Being subjective यार, अगर कोई चीज subjective है तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से affect करेगी. Option A सही है. किंग डिमांड कर्व दिया था स्वीजी ने. ऑप्शन ए. एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम है डिमांड कर्व. विच वन इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? बेटा इंटरेस्ट रेट मनी पॉलिसी का टूल होता है, फिस्कल पॉलिसी का नहीं. ऑप्शन सी सही है. इन पब्लिक गुड कंटेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ रियल इनकम बिकॉज पब्लिक गुड के कंटेक्स्ट में रियल इनकम इफेक्ट मतलब लोग की परचेजिंग पावर की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो मेजर करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि पब्लिक गुड्स जनरली फ्रीली अवेलेबल होते हैं पब्लिक को. मतलब इसको गलत ऑप्शन तो नहीं बोलेंगे. वी है द मेकअप अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी. नहीं, ये लॉजिक तो गलत है कि वो बहुत ही छोटा परसेंटेज होते हैं जीडीपी का. इट इज हार्ड टू मेजर हाउ पीपल वैल्यू दोज पब्लिक गुड्स. ऑप्शन सी एब्सोल्युटली सही है कि उनको मतलब ए और सी में से एक को चूज करना पड़ेगा तो वील गो विथ ऑप्शन सी. बिकॉज वैल्यू क्या डिसाइड करेंगे लोग इसकी, वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, क्योंकि दीज गुड्स आर मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. और अगर ये अवेलेबल करवाए जाते हैं तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा ये मार्केट फोर्स से डिसाइड नहीं होता है ना. एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन सी. कॉबवेब थ्योरी निकोलस कार्डोर ने दी थी. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में कवर्ड है. जीडीपी देके रखा है किसी कंट्री का. नॉमिनल जीडीपी 3000 है और रियल जीडीपी 4500 है. अपने को जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 15 3 का 45, 15 2 का 30, 200 डिवाइडेड बाय 3 gives us 66.66. Correct is option B. An increase in investment by 600 crore leads to an increase in national income by 1800 crore. 1800 divided by 600. Change in income by change in investment. तो 3 आ गया तुम्हारा मल्टीप्लायर का वैल्यू. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. तो K का वैल्यू अपन ने निकाल लिया है 3. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 minus 3 MPC is equal to 1. तो -3 MPC इज इक्वल टू 1 - 3 यानी -2. MPC 2/3 के बराबर होगा यानी 0.66. इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है. डी इज करेक्ट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिटरमाइंड बाय डिस्पोजेबल इनकम से डिसाइड होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड टू एग्जिस्ट. कब एग्जिस्ट करेगी यार स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में है, स्टेबल है. इकोनॉमी की टोटल स्पेंडिंग मैचेस द टोटल आउटपुट. इकोनॉमीज लेबर रिसोर्सेज आर फुली एक्सप्लॉइटेड, फुली यूज्ड. तीनों ही सिचुएशंस बिल्कुल सही है. करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. कौन से आर्टिकल में कहा गया है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? से याद करने की चीज है, आर्टिकल 275 मार्क कर लो. गवर्नमेंट फेलियर कब होगा यार? जब गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है और उसके बाद फेल हो जाती है यार, वो मार्केट की सिचुएशन को करेक्ट ही नहीं कर पा रही है. When government intervention is ineffective and produces fresh and more serious problem. Option A बिल्कुल सही है. Question 72 है. Institution responsible for management of external debt. External debt के लिए Ministry of Finance responsible है. RBI internal debt management करती है. 73 है. Cambridge approach का दूसरा नाम है cash balance approach. Option B सही है. 74 है. Dash consider demand for money and application of a more general theory of demand for capital assets. किसने कंसिडर किया है ये? मिल्टन फ्रीडमैन ने माना है कि जैसे कैपिटल एसेट्स का डिमांड अफेक्ट होता है वैसे ही मनी डिमांड भी अफेक्ट हो रहा होता है. करेक्ट इज ऑप्शन बी. कमर्शियल बैंक्स रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व्स. एक्सेस रिजर्व जितने वो कम कर देंगे उतना ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्योंकि ज्यादा लोन बांटने के लिए पैसे बचेंगे. आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन द कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स को
फाइनेंशियल सॉरी अकोमोडेशन कैसे देती है? रेपो या रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, एलएएफ के थ्रू, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी सही है। एस्केलेटेड टैरिफ उसे बोलते हैं जहां पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लग रहा है इन कंपैरिजन टू रॉ मटेरियल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक दोहा एजेंडा में कौन सा था यार? ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। व्हीकल करेंसी किसे बोलते हैं? एक ऐसी करेंसी जहां दो कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई करेंसी यूज कर रही है, बट उन दोनों की ही नेशनल करेंसी वो नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। creation of fresh assets and production are included in which type of FDI? बट एकदम फ्रेश एसेट्स ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। ओलिगोपोली मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंटरडिपेंडेंस रहता है, एडवर्टाइजिंग होती है, ग्रुप बिहेवियर का इंपॉर्टेंस रहता है, करेक्ट इज डी ऑल ऑफ द अबव। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसकी वजह से क्या होगा? सेविंग्स कम हो जाएंगे यार, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, तो अकॉर्डिंगली ज्यादा कंजम्पशन होगा तो रिसोर्सेज ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे। इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की वजह से डिमांड ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन 86 है। आउटपुट बढ़ गया है, चेंज इन क्वांटिटी आ गया है 2 यूनिट का, और चेंज इन टोटल रेवेन्यू 300 से 330 यानी 30 का चेंज आया है। चेंज इन टीआर 30 है एंड चेंज इन क्यू 2 है। एमआर निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा चेंज इन टीआर 30 अपॉन चेंज इन क्यू 2, दैट गिव्स अस 15, करेक्ट इज ऑप्शन सी। Dash is exception to law of demand. Given goods are an exception to law of demand. The second stage of law of returns to scale. Second stage किससे बोला जाएगा? CRS, constant returns to scale. Option B. नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने पूरा कंट्रोल ले लिया है प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूथ सेलिंग कॉस्ट किसमें इनकर की जाएगी यार? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली ऑप्शन में होता है तो वो और ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता। प्राइस सीलिंग मतलब यार मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम प्राइस जो आप किसी कमोडिटी के लिए चार्ज कर सकते हो, उसे कहा जाता है प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इंडिया? बेटा जैसे ही मेक इन इंडिया आएगा, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी कंट्री में, प्रोडक्शन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई एग्रीगेट डिमांड विल जनरली इंक्रीज। ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन नहीं करेगा? डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन कॉज नहीं करेगा, क्योंकि जितना कम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हम पे करेगी उतना कम पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा। देन पीएसयूज क्या कौन से मोटिव से करते हैं काम? सोशल वेलफेयर इन जनरल, ऑप्शन सही है। नॉर्मल रेफरेंस किसे कहते हैं? जो नॉर्मली इंडिया में रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, ऑप्शन सी सही है अगेन। तुमको कंजम्पशन फंक्शन देके रखा है और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देके रखा है 100 करोड़ से, अपने को बताया इंक्रीज इन इनकम बताना है। A इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC का वैल्यू है 0.6, तो 1/1 माइनस 0.6, 1/0.4 गिव्स अस 2.5। 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100, यानी चेंज इन इनकम हो गया है 250 का, 100 इंटू 2.5। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई नॉर्मली रिसोर्ट्स टू for managing inflation in an economy? Beta repo rates is the policy rate of an economy, and that is why correct is option D. Chemical factory has full information regarding the risk of a product, but continues to sell it. उसके बावजूद वो केमिकल फैक्ट्री उसे बेचती जा रही है, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। किसी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन, सेलर के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू बायर। And which of the following is not a criteria for determining the distribution of central taxes among the states for 2021-26 period? बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस ये क्राइटेरिया नहीं है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये सब तो डायरेक्टली देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में। करेक्ट इज ऑप्शन ए। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 2100, तो चेंज इन प्राइस आ गया है 100 का, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 2500 to 3000, तो चेंज इन क्वांटिटी आ गया है 500 का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी ओरिजिनल प्राइस 2000 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 2500। when we solve it, we are getting 5 ones are 5 fives are 5 ones are 4s are, correct as option A. For any queries, you can post in the comment section.